चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर मैं इस पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर का जो हिस्ट्री है वो ऑलमोस्ट 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो 10th क्लास से जहां तक रिलेटेड है हिस्ट्री वाला पार्ट वो हम स्क्रीन शेयरिंग से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से दिख रहा है। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि देखो अब धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्स फॉर्म हो रहे थे तो बहुत सारे एलिमेंट, पहले तो मतलब 20 एलिमेंट्स ही नोन थे। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई वैसे वैसे हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना मुश्किल होता गया, क्योंकि अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने कितने वो हैं एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स है ना। अब उन सारे 118 एलिमेंट्स को पढ़ना मुश्किल होता गया जैसे जैसे एक एक एलिमेंट बढ़ते गए, ठीक है। तो इसलिए हमें एक जरूरत पड़ी कि हम सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीरियोडिसिटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी को क्या करें, उसको हम अरेंज कर दें ताकि हमको उसको स्टडी करना इजी हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी हो गया, ठीक है। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे थ्योरीज आई, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो हम इसीलिए इसको एज अ हिस्ट्री ट्रीट करते हैं कि हिस्ट्री में हमारे बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी क्या हुआ था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना अपना थ्योरी दिया था कि एलिमेंट्स को हम कैसे अरेंज करें, मतलब पीरियोडिक, मतलब हम एलिमेंट्स की स्टडी को, ये जो पीरियोडिसिटी है इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करें कि हमारा जो एलिमेंट्स की स्टडी है वो इजी हो जाए। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, देखो इसके मैं नोट्स शेयर कर दूंगी। तो जो सबसे पहला साइंटिस्ट आया वो था प्राउस्ट, ठीक है। प्राउस्ट जो थे वो एक हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, ठीक है। तो प्राउस्ट ने अपनी हाइपोथेसिस दी और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल एलिमेंट्स आर एग्रीगेशंस और मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप। इन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि जितने भी एलिमेंट्स थे, अब उस टाइम पे एलिमेंट्स तो कम ही नोन थे, ठीक है, और जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से बने हुए हैं। जैसे कि लिथियम किससे बना है, लिथियम का आप लोगों को पता है कितना होता है, 3 और 7। तो अकॉर्डिंग टू प्राउस्ट उसने क्या बोला कि एक हाइड्रोजन का एटम और दो हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है पता है ना आप लोगों को, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। तो ये अगर मिलेंगे तो फिर ये क्या बना लेंगे, लिथियम बना लेंगे। कैसे, 3H और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसने इसको नाम दे दिया कि ये क्या हो गया हमारा लिथियम। तो इसने सिंपल सी बात बोली कि जितने भी एलिमेंट्स थे वो किससे बने हुए हैं, बाय द एग्रीगेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप। तो जितने भी उस टाइम एलिमेंट्स थे उसके, उसने ये क्या किया, ये थ्योरी दे दी। लेकिन हमें पता है कि जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास हमने देखा था, जैसे कि क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक मास, 35.5, याद है आप लोगों को। तो 35.5 वाला थ्योरी अगर मैं हाइड्रोजन वाली थ्योरी से जाऊं तो क्या 35.5 वाली थ्योरी प्रूफ होगा हाइड्रोजन से, नहीं होगा। तो फिर इसीलिए इसका थ्योरी फेल हो गया था। अब इसमें हम बहुत सारे साइंटिस्ट की ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे और उसने क्या क्या बोला था उस थ्योरी के अकॉर्डिंग और वो थ्योरी फेल क्यों हो गया, ठीक है। तो प्राउस्ट हाइपोथेसिस आपका क्वेश्चन में कैसे आएगा कि प्राउस्ट ने क्या बोला था और वो फेल क्यों हो गया था, ठीक है। प्राउस्ट का समझ में आ गया सबको। अब जो दूसरा साइंटिस्ट आए वो थे लेवोइजियर, ठीक है, ये लेवोइजियर। लेवोइजियर ने क्या बोला, लेवोइजियर ने सिंपली एक अपनी थ्योरी दे दी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कर सकते हैं डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो उसने सिंपल सी बात बोली कि हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
हमें पता है कि नॉन मेटल्स और मेटल्स के साथ साथ हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मैच करती है और नॉन मेटल से भी मैच करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो अब ये इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटेलॉइड्स के बारे में तो इसने कुछ बताया नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसकी भी थ्योरी फेल होगी। पहली बात तो मेटेलॉइड्स के बारे में नहीं बताया उसने, और दूसरा डिमेरिट क्या था कि सारे मेटल्स जो होते हैं, जितने भी मेटल्स नोन है, क्या एक ही तरह के होते हैं? क्या गोल्ड में और सोडियम में कोई डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। इनके अपीयरेंस में डिफरेंस है, इनकी रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। गोल्ड रिएक्ट नहीं करता किसी से भी, जबकि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो उसने मेटल्स में भी हमारे क्या होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। तो सिर्फ मेटल्स को जान जाना ही हम ये नहीं बोल सकते कि हमने उनकी सारी प्रॉपर्टीज जान ली। ठीक है, तो इसलिए लेवोइजियर का भी थ्योरी फेल हो गया था। ठीक है, तो पहला कौन सा था? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या बोला था? सिंपली उसने बोला था कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से हम सारे एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आया हमारा लेवोइजियर। लेवोइजियर ने सिंपली क्या किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनका दो थ्योरी। तो हिस्ट्री जैसे पढ़ना है इसको, जब तक हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बन जाता तब तक ये सारा आपको एज अ हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये जानना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी से क्या क्या मालूम चला। ठीक है, जो तीसरे साइंटिस्ट आए वो कुछ हद तक, बाकी सब देखो, ये जो लेवोइजियर थे और जो प्राउस थे, सब हवा में बातें कर रहे थे, उन्होंने कोई किसी चीज का प्रूफ नहीं किया, बस बोल दिया कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए था। लेकिन जो डोब्राइनर एक साइंटिस्ट थे, देखो ये है डोब्राइनर। हाँ, हिस्ट्री के लिए नोट्स इनफ हैं, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैं बोलती जा रही हूँ, और लिखा भी है, मतलब मैं हिंदी में बोल रही हूँ, बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी आप लोगों को सिर्फ समझना है कि कौन कौन सा साइंटिस्ट ने क्या क्या बोला था। ठीक है, डोब्राइनर ने अपना लॉ दिया था। डोब्राइनर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था, डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। हाँ, ये सब 10th का है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, बाकी आप लोग नोट्स मैं आप लोगों को आज दे दूंगी। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ समझ लो क्या होता है। नोट्स या तो फोटो कॉपी भी करा सकते हो या फिर अपना खुद का ही बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट सूट्स यू। बाकी तो फिर यहाँ पे आपको जहां तक ये हिस्ट्री से रिलेटेड है वो उसमें आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कोई खास। ठीक है, डोब्राइनर ने देखो क्या बोला था, डोब्राइनर ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया। ट्रायड का क्या मतलब होता है? ट्रायड मतलब होता है सेट ऑफ थ्री। ठीक है, तो डोब्राइनर ने क्या किया था, अब इसने एलिमेंट्स जितने भी उस टाइम नोन थे, वैसे तो बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे जब डोब्राइनर ने अपना लॉ दिया था, तो ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट्स ही नोन थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उसने क्या किया था, इन सारे 20 एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास बोलूं या एटॉमिक वेट बोलूं, बात एक ही चीज है, कई जगह आप एटॉमिक वेट देखोगे तो इट्स सेम थिंग। मास और वेट जो है केमिस्ट्री में सेम ही होता है, फिजिक्स में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसने किसको अरेंज किया, सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास अरेंज किया इन सेट ऑफ थ्री। ठीक है, इसीलिए इसको हमने ट्रायड बोला। ठीक है, दीज आर नोन एज ट्रायड्स। ठीक है, तो जब ट्रायड में अरेंज कर दिया तो उसने एक चीज नोटिस की, क्या नोटिस की उसने, कि जब उसने ट्रायड में अरेंज किया, जैसे कि मान लो मैं उस टाइम में एलिमेंट्स कोई भी जनरल एलिमेंट बोलती हूँ, ए बी और सी। ठीक है, उस टाइम मान लो 3-3 के सेट में कर दिया, ए बी सी और फिर ई एफ और जी। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को अरेंज किया और उसने एक किस बेसिस पे अरेंज किया बताओ, तुम लोग भी बोल सकते हो, कौन से बेसिस पे किया? एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया इन सच अ वे कि अगर हम देखें कि अगर इन तीनों का जो एटॉमिक मास आ रहा था, ठीक है, इन तीनों का मतलब जो एटॉमिक मास आ रहा था वो क्या था, एवरेज था। तो जो बी का जो एटॉमिक मास था वो जो दो टर्मिनल एटम्स थे उनका एवरेज था। बहुत सुनी सुनी कहानी लग रही होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो बी का जो एटॉमिक मास आ रहा था वो ए और सी का क्या आ रहा था, एवरेज आ रहा था।
तो इसीलिए इसने क्या बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट करते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, देखो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द अदर टू, या फिर टर्मिनल बोल सकते हैं, किनारे को भी हम टर्मिनल बोलते हैं, कॉर्नर को, ठीक है। तो इसी को हम लॉ ऑफ ट्रायड भी बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायड बोलते हैं। अब उस टाइम पे देखो एलिमेंट्स कौन कौन से नोन थे, चलो तो डोब्राइनर ने क्या दिया था, अपने ट्रायड्स दिए थे। अब उस टाइम पे बहुत कम एलिमेंट्स नोन थे तो उसने बहुत कम ही ट्रायड्स दिए थे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारे ट्रायड्स पूछ सकता है, तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि जो मिडिल वाला एलिमेंट है वो एवरेज आना चाहिए टर्मिनल, मिडिल वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो क्या आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए टर्मिनल वाले का, ठीक है। तो उसने क्या दिया था, ये हम कैसे याद करेंगे, ये निमोनिक है, इसमें बहुत सारे निमोनिक आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल का जो निमोनिक है वो मैं आपको बता दूंगी कि पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे याद करोगे आप लोग। तो पहले जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये आगे, मैं आपको पीरियोडिक टेबल के निमोनिक्स बता दूंगी। लेकिन इसने क्या किया था, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को अरेंज कर दिया था इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। देखो एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डाउन द, इसका 7 है, इसका 39 है। तो अगर मिडिल वाले एलिमेंट का हम देखें 23, तो वो क्या है, एवरेज है। कैसे देखो, 7 + 39 कितना होता है, 46, और 46/2 कितना होता है, 23। तो जो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन दोनों का एवरेज आ रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा जो उसने सेट बनाया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम का हमें पता है कितना होता है, 40, स्ट्रोंशियम का हमें पता है कितना होता है, 137। तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखो नियर अबाउट क्या आ रहा है, इसका कितना आएगा, 137 + 40/2 करो, 177/2, मतलब कितना आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, 88 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है। जो उसने तीसरा दिया था, देखो इसने उस टाइम जितने एलिमेंट्स नोन थे उनको 3 ही ट्रायड बना पाया था, ये ज्यादा नहीं बना पाया था। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अगर हम देखें तो क्लोरीन का हमें पता है 35.5, और इसका भी कितना होता है 127। तो इसका अगर एवरेज निकालोगे तो ऑलमोस्ट आएगा 80, 1.25, लेकिन इसने एक्चुअल जो वेट होता है वो होता है 80, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे हम, लीना के कस्बे में सीबीआई का छापा, ठीक है। तो लीना के मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कस्बे में, ठीक है, कस्बा मतलब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मतलब ये स्ट्रोंशियम सल्फर मत याद रखना, ये स्ट्रोंशियम है, ठीक है। कस्बे में से कुछ नहीं है, सीबीआई मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का छापा, वैसे याद करने के लिए, ठीक है। तो 3 ही ट्रायड बना पाया था, लेकिन आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वो कोई भी ट्रायड दे देगा, बोलेंगे कि ये डोबराइनर ट्रायड है कि नहीं। कस्बा मतलब वो क्या बोलते हैं, कस्बे मतलब वो जहाँ पे रहते हैं ना, वो उसको कस्बा बोलते हैं, एरिया, हाँ टाउन, ठीक है। अब उसने समझ में आ गया क्या दिया था, अपना ट्रायड, लॉ ऑफ ट्रायड, 3 ही ट्रायड्स बना पाया था, बाकी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन नहीं थे। लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसमें कोई भी पूछ सकता है, 3 एलिमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये फॉलो करता है डोबराइनर लॉ ऑफ ट्रायड की नहीं, तो आपने सिर्फ उसका एटॉमिक वेट का एवरेज निकाल देना है। अब इसका ड्रॉबैक पर आते हैं। तो पहली बात तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इट वर्क फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स, सबके एलिमेंट्स का ऐसा नहीं होता है कि आप सबका एवरेज निकालो तो उसका मिडिल वाले के बराबर आ जाए, ठीक है। और ओनली लिमिटेड ट्रायड वो फॉर्म, तो इसके केस में हमेशा कितने, मतलब बस 3 ही ट्रायड बना पाया था, ओनली लिमिटेड ट्रायड वो फॉर्म, जितने एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम पे सबको वो ट्रायड नहीं बना पाया था, और बहुत जिनके लिए बनाया था बस उन्हीं के लिए बन पा रहा था, जितने एलिमेंट्स नोन थे उन सबके लिए नहीं बन पा रहा था ट्रायल, ठीक है, इसलिए ये भी फेल हो गया था, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो आते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया था ऑक्टेव का, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव देखो वो क्या था, लॉ ऑफ ट्रायड था। ट्रायड मतलब क्या होता है, 3। ऑक्टेव का क्या मतलब होता है बताओ, ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8। तो न्यूलैंड एक नाम था साइंटिस्ट का, ठीक है, उन्होंने अपना, जैसे उसने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, इसने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया, और उसने क्या किया, इसने भी क्या किया, एटम्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। देखो इसमें ज्यादातर जो
साइंटिस्ट हैं उन्होंने बेसिस क्या रखा था क्लासिफिकेशन का, एटॉमिक वेट, एक्सेप्ट फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आगे देखेंगे। बाकी सब देखो, डोब्राइनर ने भी क्या किया, एटॉमिक वेट को किया, ठीक है, न्यूलैंड ने भी क्या किया, एटॉमिक वेट को किया, ठीक है, एटॉमिक वेट या मास, बात एक ही है। तो उसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन सच अ मैनर कि हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, एवरी 8th एलिमेंट प्रॉपर्टी वाज गेटिंग रिपीटेड। और इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा, देखो हमारा म्यूजिकल नोट क्या होता है, सारेगामापा, ठीक है, तो जो सा जो होता है वो हर 8th नोट पे दोबारा से सा आता है, ठीक है, मतलब ये सेम है। सेम का क्या मतलब है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो सेम का क्या मतलब है कि प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या लिखा हो कि एवरी 8th एलिमेंट हैड द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जस्ट लाइक आवर म्यूजिकल नोट, ठीक। अब ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आप कैसे याद करते हो, ली बे बकनॉफ, BCNO F बकनॉफ, ठीक है, फिर फिर नीचे ये आ गया 8th एलिमेंट, क्या आ गया ये आपका, इसके नीचे आ गया, देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिखा देती हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। नियॉन के बाद नीचे क्या आया, 8th एलिमेंट जो आया वो सोडियम आया, मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट था और ये 8th एलिमेंट था। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव लॉ, ठीक है, और होती भी सिमिलर है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। उस टाइम पे जो एलिमेंट्स नोन थे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही नोन थे, तो ये बेचारा सिर्फ कैल्शियम तक ही बना पाया, ठीक है। तो यही आपका सिंपल से, इसमें नहीं लिखा हुआ है नियॉन, लेकिन नियॉन में ऐसे लिख दे रही हूँ, 8th एलिमेंट तभी तो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट ये आ रहा था, ठीक है, 8 एलिमेंट्स के बाद, ठीक है। ड्रॉबैक्स क्या थे इसके, कि ओनली अप टू कैल्शियम ही एलिमेंट्स फॉर्म हुए थे, तो ये सिर्फ कैल्शियम तक ही बता पाया था, ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया कि कैल्शियम तक ही एलिमेंट्स नोन थे, तो ये कैल्शियम तक ही बना पाया। अब आते हैं लोथर मेयर। तो लोथर मेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला साइंटिस्ट था जिसने कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। तो अगर हम ग्राफ देखें इसका, देखो तो इसने क्या किया था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसने ग्राफ अरेंज किया था, ठीक है, और इसने जो ग्राफ बनाया था वो कुछ ऐसा इंक्रीजिंग आ रहा था, ये देखो ऐसे आ रहा था। तो अगर हम देखें तो ये ग्राफ कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, और जो सेम पोजीशन, मतलब जो पीक वाला पोजीशन था, जैसे ये हो गया, ये हो गया, जो एलिमेंट्स पीक वाले पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या थी, सेम थी, ठीक है, जो सेम। अब यहाँ पे देखो ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, एटॉमिक वेट और ये क्या था, एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम तो पता ही होगा कि एटम्स का, हमने देखा कि एटम का क्या होता है, एक स्पेसिफिक सब एटम का अपना अपना वॉल्यूम होगा, क्योंकि उसका अपना अपना साइज होता है। तो उसने जब एटम्स को अरेंज किए तो एटम्स आया कुछ, जो ग्राफ आया वो कुछ इंक्रीजिंग आया ऐसे, ठीक है। और जो ये वाले पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे थे, मान लो जैसे ये वाला पोजीशन, तो ये सारा क्या है, पीक वाला पोजीशन। एक पोजीशन क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला पोजीशन है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स थे ये क्या हो रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टी के हो रहे थे। एक पोजीशन ये भी हो सकता है, ये वाला पोजीशन, ठीक है, ये तो हर ग्राफ में जो हर पोजीशन आ रहा था वो क्या आ रहा था, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा लोथर मेयर का ग्राफ, और इसमें हमने जो पीक पोजीशन, अभी आप जिसको अल्कली मेटल के नाम से जानते हो, जो क्या होते हैं अल्कली मेटल्स, जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से जाएं तो फर्स्ट ग्रुप वाले अल्कली मेटल्स होते हैं। तो जो पीक पोजीशन थे वो कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे, अल्कली मेटल्स, ठीक है। जो सबसे नीचे वाले पोजीशन थे वो कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे,
हैलोजन, ठीक है, असेंडिंग वाले, और डिसेंडिंग वाले कौन कर रहे थे, अल्कलाइन अर्थ में, ठीक है। और जो हैवी मेटल्स थे और जो बहुत ही ज्यादा हाईली पॉजिटिव मेटल्स थे या मेटेलॉइड्स थे, वो कौन सा, सबसे जो क्रस्ट वाला एरिया था, ये वाला ग्राफ के ये वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। तो ये लोथर मेयर का अपना रिप्रेजेंटेशन था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने ये ग्राफ बनाया था और ये चीजें हमें पता चली थी, दैट्स इट, ठीक है। अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। देखो, अगर इसको कंक्लूड करें तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दरवाजा बंद कर देना, he concluded that atomic volume is the physical property, ठीक है। और ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। बाकी सब किसके बेसिस पे कर रहे थे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे कर रहे थे, लेकिन इसने किसके बेसिस पे किया, एटॉमिक वॉल्यूम के, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम। मेरिट्स क्या थे कि जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो कहीं ना कहीं क्या था, सही था। तो आज भी हम जो देखते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे इसने इसके अल्कली मेटल्स ये वाले थे जो पीक पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर रहे थे, और एक्चुअल में भी अल्कली मेटल्स यही सारे होते हैं। तो उसने कई हद तक उसने क्या की थी, सिमिलैरिटी दिखाई थी हमारे नए पीरियोडिक टेबल से, तो वो उसका मेरिट था। डिमेरिट क्या था, प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी। आप देखो, प्रैक्टिकल यूटिलिटी का क्या मतलब है, आप सबके लिए तो ग्राफ बना नहीं सकते हो, हर एलिमेंट के लिए अगर 118 एलिमेंट्स हैं और सबके लिए अगर मैं इसको एक, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा, ठीक है। अब इसमें मैं कितने एलिमेंट्स अरेंज करना चाहती हूँ, 118, तो क्या मैं डिस्टिंग्विश कर पाऊंगी इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, वो पॉइंट क्या होंगे, बहुत ही क्लोज आ जाएंगे। अब मुझे पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली पॉइंट क्या है, कौन सा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट वाज नॉट ऑफ मच प्रैक्टिकल यूज, ठीक है। डिफरेंट कर्व फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये क्या था, हमने क्या देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे जैसे चेंज हो रही थी उसके लिए भी डिफरेंट कर्व आ रहा था। फॉर लार्जर एलिमेंट्स कर्व बिकम कंफ्यूजिंग। लार्जर एलिमेंट, जैसे मैंने बोला कि 118 एलिमेंट सबको मैं इसमें करूंगी तो फिर वो ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं थी इतनी और इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। तो कितने कितने देखे हमने अभी तक, सबसे पहले हमने देखा क्या, फ्रांस का था प्राउस्ट, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, लेवोइजियर। फिर हमने क्या देखा, ट्रायड, डोब्राइनर का ट्रायड, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम और उसने क्या ट्रायड बोला, वो मतलब उसने क्या स्पेसिफिक लॉ दिया वो। उसके बाद न्यूलैंड आया और फिर आया हमारा कौन, कौन था ये, लोथर मेयर, ठीक है, लोथर मेयर। साइंटिस्ट का नाम याद करना जरूरी है क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, और स्पेलिंग भी सही बताना जरूरी है, तो लोथर मेयर गुस्सा हो जाएगा, MAYER, ठीक है। न्यूलैंड, हाँ वही ऑक्टेव दिया ना उसने, है। हाँ, नियॉन उस टाइम डिस्कवर नहीं होता, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने नियॉन इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आए साइंटिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हिस्ट्री बोरिंग है इसीलिए मैं और बोरिंग बना रही हूँ इसको और इस पे करा रही हूँ, ठीक है। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम अभी देखेंगे, पता नहीं, ठीक है। अब देखो, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ये भी लॉ किस पे बेस्ड था, मेंडलीफ ने क्या बोला, हाँ देखो, मेंडलीफ ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया था। वो जो साइंटिस्ट जो भी एलिमेंट डिस्कवर करते जाते हैं उसके नाम पर वो होता रहता है, नाम मतलब अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है नाम कैसे रखा जा रहा है, जरूर नहीं है वही मेंडलीव, वो बहुत सारे मेंडलीव होंगे, ठीक है। अब उसने क्या दिया था, अपना पीरियोडिक लॉ दिया था, और इसके लॉ के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। इसने भी किस पे बेसिस पे दिया, एटॉमिक मास के बेसिस पे, ये फिर से मास वाला आ गया, ठीक है। इससे पहले एक ने एटॉमिक वॉल्यूम बोला था, अब ये फिर से किस पर आ गया, एटॉमिक मास। इसने सिंपल सी बात की कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, वो किस बेसिस पे, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है,
पीरियोडिसिटी होता है कोई भी अगर चीज, कोई भी प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, अब जैसे आपके क्लासेस लगते हैं अलग अलग, तो उनको हम पीरियड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर 1 घंटे या हर 1.5 घंटे बाद आपके दूसरे क्लास लगते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो ऐसे ही पीरियोडिसिटी में क्या हो रहा है, पीरियोडिसिटी में क्या रिपीट हो रहा है, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसने सिंपल सी बात की थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, और उस टाइम पे देखो कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स नोन थे। देखो अब धीरे धीरे एलिमेंट्स का नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस टाइम 20 थे, अब कितने हो गए, 63 एलिमेंट्स हो गए। तो 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए उसने क्या किया, उसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हो, ये होता है हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। ठीक है, तो 7 उसने हॉरिजॉन्टल रोज बनाए। अब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो कितने पीरियड्स होते हैं, 7 ही पीरियड होते हैं। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसने भी क्या किया था, 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 9 वर्टिकल कॉलम्स। अब हमारे पास कितने वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, 18, लेकिन इसने कितने, 9 वर्टिकल कॉलम्स ही किए थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को इसने भी पीरियड बोला था और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या बोला था, ग्रुप बोला था। हॉरिजॉन्टल रोज जो थे उसको उसने 1 2 3 4 न्यूमेरिक नाम दिया था, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या दिया था, रोमन नंबर दिया था। ठीक है, अब इसने जो जीरो ग्रुप था, जीरो ग्रुप किसको बोला था, नोबल गैसेस को। ठीक है, फिर फर्स्ट ग्रुप, फिर सेकेंड ग्रुप, जो थर्ड ग्रुप था इसने उसको किस में डिवाइड किया था, 1 मतलब थर्ड ए और बी में इसने फर्दर डिवाइड किया था, देन फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एथ। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए इसमें, अगर जीरो को मिला के 9 ग्रुप्स हो गए। ठीक है, अब इसने ऐसे किया था, अब इसने क्यों किया था, ऐसे क्यों नहीं किया था। अब देखो इसने जो सेकेंड ग्रुप था, अब इसने देखो 18 एलिमेंट्स, हमारे करंट में 18 ग्रुप्स क्यों हैं, क्यों इसने सब ग्रुप को किसने किया था, ऑलमोस्ट सभी को किसने किया था, इसने 2 पार्ट में, मतलब ग्रुप फर्दर ग्रुप में डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, तो हर ग्रुप को इसने ग्रुप ए और ग्रुप बी में किया था, एक्सेप्ट फॉर योर 0 एंड 8 ग्रुप को छोड़ के, बाकी सबको इसने ग्रुप ए और ग्रुप बी में किया था। तो जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है हम किस में ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, एस पी डी एन एफ। ठीक है, एस पी डी एन एफ जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि एस पी डी एन एफ किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जो है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जिस शेल में, जिस सब शेल में एंटर करता है वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसने ग्रुप ए को डिवाइड कर दिया था एस एंड पी में, और ग्रुप बी वाले कर दिए थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों, क्योंकि उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो किस ग्रुप में एंटर कर रहा था, डी सब शेल में। ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 और 8 जो थे वो क्या बता रहे थे एक्चुअली में, वैलेंसी। वैलेंसी आपको पता है क्या होता है, वैलेंसी होता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स देना चाहता है या एक्सेप्ट करना चाहता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या फिर ड्यूप्लेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे न्यूमेरिक वाले थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब जिसका जो ग्रुप 1 में बिलोंग कर रहा है उसका क्या हो जाएगा वैलेंसी 1, जो 2 वाले की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, 3 वाले की वैलेंसी क्या हो जाएगी 3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो फिर इसने क्या किया था, अब इसने देखो 1A, ए और बी किस बेसिस पे किया था, एसपीडीएफ के बेसिस पे किया था।
ठीक है। अब 1A किया था इसने, 1A को इसने बोल दिया था अल्कली मेटल्स। 1A मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें ये सारे एलिमेंट्स थे, और ये सारे एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा आपका, वैलेंसी क्या हो जाएगी इन सारे एलिमेंट्स की, बोलो, 1 हो जाएगी। ठीक है। 1B वाले जो थे उनको इसने बोला था कॉइनेज मेटल्स। ठीक है। अब देखो ये सारी चीजों पे हम ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपनी ये थ्योरी दी थी। मतलब थ्योरी तो कोई जैसे भी बोले हमें वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो किसी को भी कुछ नहीं पता था, तो इसने जो बोला लोगों ने वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। जो 1B को इसने बोला, देखो 1B वाले जो एलिमेंट्स है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, आज भी अगर हम देखें तो वो कौन से ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। आप सबके पास वो है पीरियोडिक टेबल, किसके किसके पास है पीरियोडिक टेबल, किसके किसके पास नहीं है, एनसीईआरटी नहीं, पीरियोडिक टेबल जो आता है वो चार्ट से आता है। जिसके पास नहीं है, या तुम लोग कोई बुक वगैरह खरीदते होगे तो उसमें आता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो क्या करो, पीरियोडिक टेबल खरीद के ले आओ और अपने रूम में चिपका लो। ठीक है। बहुत जरूरी है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रूम में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। जितना देखोगे उतना ही सीखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल दिन रात। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल लेकर आओ सबसे पहले तो। ठीक है। अब कल मैं जो क्लास लूंगी तो पीरियोडिक टेबल सबके पास होना चाहिए। ज्यादा का नहीं आता है, 5-10 रुपए का आता होगा। चिप्स तो रोज ही खाते हो तुम लोग वैसे भी, एक दिन कम खाओ। हाँ मैंने चिपकाया था। मैंने सारे अच्छे काम किए। चलो, ये है हमारे अल्कली मेटल्स। जो 1B वाले थे इसको इसने बोला था कॉइनेज मेटल। कॉइनेज क्यों बोला था, क्योंकि उस टाइम पे कॉइन्स इसी से बनते थे। राजा महाराजा लोग किससे कॉइन बनाते थे, कॉपर के कॉइन्स होते थे, सिल्वर के कॉइन्स होते थे, गोल्ड के कॉइन्स होते थे, है ना। एनसीईआरटी से फाड़ लेंगे, वाह कबीर, तो फाड़ ले एनसीईआरटी, फिर एनसीईआरटी, फिर अब मैं नहीं बोलूंगी, तो एनसीईआरटी फाड़, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एनसीईआरटी फाड़ो मत, एनसीईआरटी की इज्जत करो, उसी से एग्जाम क्वालिफाई करोगे। एनसीईआरटी में है, फिर भी आप अपने रूम में लगा लो, वो बड़ा फॉर्म जो होता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में दिखा रहता है। अल्कली मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स। ठीक है। सेकंड ए वाले जो होते हैं वो होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। मतलब फाड़ना ही है, 10 रुपए का खरीद नहीं सकते हो, मतलब चिप्स के बिना मर जाओगे। ठीक है। सेकंड ए को इसने बोला क्या, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है। और फिर सेकंड बी वाले फिर से आगे हमारे कौन से, डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। थर्ड वाली बोरॉन फैमिली आ गई, फिर ये क्या आ गया, फिर से आ गए हमारे डी ब्लॉक वाले। फोर्थ वाली कार्बन फैमिली आ गई, और ये आ गया हमारा टाइटेनियम वाली फैमिली। ठीक है। फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड सो ऑन। ठीक है। फ्लोरीन तक इसने क्या किया, सबको बना दिया। ठीक। तो ये था हमारा कौन, मेंडलीफ ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई थी। अब हम इसको याद क्यों कर रहे हैं आज के डेट में मेंडलीफ को, अभी मैं बताती हूँ। इसने एक बहुत काम की बात की थी, है। हाँ, एक ब्लॉक इसने 0 और 8 को छोड़ के बाकी सबको इसने 2-2 में डिवाइड कर दिया था। तुम वेले हो मुझे पता है, अभी एग्जाम होगा ना सारी वेलेपंथी निकल जाएगी। अब देखो इसका मेरिट और डिमेरिट करते हैं। देखो इसने क्या किया, इसने ये पहला ऐसा इंसान था जिसने हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो जिसने क्लासिफिकेशन को किस में समझाया था, टेबुलर फॉर्म में बनाया था। स्कैंडियम है, एससी मतलब स्कैंडियम। ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट वन to simplify and systemize it in the tabular form.
ठीक है। और इसने कुछ ना स्पेसेस छोड़े थे, इसीलिए याद करते हैं, ये वाले पॉइंट की वजह से इसको याद करते हैं। इसने क्या किया था, इसने एक समझदारी की थी, जिस एलिमेंट का मान लो कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रहा है, तो उसने उसके नीचे क्या कर दिए थे, स्पेसेस छोड़ दिए थे कुछ, ठीक है। और स्पेसेस छोड़ के उसने ये बोला था कि ये जो एलिमेंट्स हैं अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, आगे चल के ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। और उसने जिसके मान लो एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट इसको समझ में नहीं आया, किसी की प्रॉपर्टी मैच नहीं की, तो फिर उसने बोला कि यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देता हूँ और यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू किसके होगी, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसने क्या उसका नाम दे दिया था, EKA एल्यूमिनियम, ठीक है। EKA एल्यूमिनियम का क्या मतलब है, EKA इज अ संस्कृत वर्ड, EKA संस्कृत वर्ड भी है और इसका मतलब होता है किसके जैसा, एल्यूमिनियम के जैसा, ठीक है। तो इसने क्या किया था, और बाद में ये पता चला कि बाद में यहाँ पे एक एलिमेंट सच में डिस्कवर हुआ, जो कि कौन सा था, गैलियम, और जिसकी प्रॉपर्टी सच में किससे मैच करती थी, एल्यूमिनियम से, ठीक है। तो इसकी ये बात बिल्कुल सही थी, ठीक है, इसीलिए इसको ये इसका एक बहुत बड़ा मेरिट था, ठीक है। अब इसने देखो बोरॉन के भी नीचे कोई मैच नहीं कर रहा था, तो उसने फिर से एक स्पेस छोड़ दिया और उसने बोला कि एक एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो बोरॉन से मैच करेगी, ठीक है। तो इसने देखा था सिलिकॉन, ये स्कैंडियम इसने गलत लिखा है, सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन हुआ था डेवलप, जिसकी डिस्कवर हुआ था, जिसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करी थी, बोरॉन। तो सिलिकॉन को पहले क्या बोला गया था हमने, जो संस्कृत लैंग्वेज है वो जर्मन लैंग्वेज से काफी कुछ हद तक मिलती जुलती है, इसीलिए आपके केवी और बाकी स्कूल्स में ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका वन ऑफ द मेरिट था। अब निमोनिक से कैसे याद करेंगे, देखो एल्यूमिनियम का क्या था, गैलियम, अल का गायत्री, ठीक है। और बीएससी मतलब सिलिकॉन का क्या था, बोरॉन था, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे, अल का गायत्री बीएससी मतलब क्या है, ये बीएससी वाला नहीं है, BSSI वाला है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का गैलियम और बोरॉन का क्या था, सिलिकॉन था। ये आपके क्वेश्चन भी आता है कि मेंडलीफ ने गैलियम का क्या नाम रखा था, ठीक है। तो आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे करोगे, ठीक है, गैलियम का और सिलिकॉन का रखा था, ठीक है। और इसने किसके लिए किया था, सिलिकॉन के नीचे भी छोड़ दिया था, सिलिकॉन, EK सिलिकॉन और GI, ठीक है। GI का क्या होता है, GI मतलब यहाँ पे GE है, जर्मेनियम, ठीक है। और मैंगनीज के नीचे क्या कर दिया था, टेलुरियम का, एमटेक, सीता गीता ने एमटेक किया था, ठीक है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैंगनीज का, टेलुरियम, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको। अब इसने देखो बेसिस क्या था इसका, व्हाट वाज, अगर पूछा जाए कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो बेसिस क्या था इसका, एटॉमिक मास था, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, इसका एक डीमेरिट इसलिए है क्योंकि अब इसने एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज तो किया था, लेकिन अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया था, एक गड़बड़ कर दी थी। क्या गड़बड़ की थी इसने, देखो एटॉमिक वेट इक्वल्स टू, ये वाला आपने पढ़ा है, ये एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट, ड्यूलॉन्ग पिटेट लॉ। साहब बैच वाले ने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में हुआ था, ड्यूलॉन्ग पिटेट लॉ, अभी समझ लो। ड्यूलॉन्ग पेटेट लॉ क्या होता है, सिंपल सी बात है कि जो एटॉमिक वेट होता है, एन फैक्टर तो समझ लिया था ना आपने, एन फैक्टर क्या होता है, तो एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है एन फैक्टर इनटू इक्विवेलेंट वेट। और उसने एक और बात बोली थी कि एटॉमिक मास और इक्विवेलेंट वेट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो किसके बराबर होता है, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल्स टू 6.4, ठीक है।
तो इसने क्या करेक्शन किया था कि अर्लियर एन फैक्टर जो था, वैलेंसी फैक्टर, वो सबको हम क्या लेके चलते थे, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन था। बेरिलियम का जो एन फैक्टर होता है, बताओ क्या होता है? बेरिलियम का एन फैक्टर क्या होता है? बेरिलियम का एन फैक्टर होता है 2। लेकिन बहुत दिनों से, मतलब जब से ये मेंडलीफ ने डिस्कवरी नहीं की थी, ये डिस्कवरी एक दो दिन में तो हुई नहीं होगी, ठीक है, बहुत सालों से हुई होगी। तो इतने सालों से बेरिलियम का जो एन फैक्टर है वो हम एज्यूम कर रहे थे 3, लेकिन मेंडलीफ ने ऑब्जर्व किया कि जो बेरिलियम का जो एन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 2। तो एक और इसको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया, इसने एक और अच्छा काम किया, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स इसने जो किए थे, देखो यू से हमारा यू विमान, इंसान और पीटो, ठीक है। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। अब आते हैं इसके डिमेरिट्स पे। देखो इसने कुछ हद तक क्या सिंप्लीफाई तो कर दिया था, इसने क्या किया था, स्टडी ऑफ एलिमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया था, ये मेरिट में आएगा। डिमेरिट क्या हो जाएगा इसका कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इसने डिटरमाइन नहीं किया था, ठीक है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट डिटरमाइंड। दूसरा इंपॉर्टेंट डिमेरिट ये हो जाएगा कि इसने आइसोटोप्स के अलग अलग पोजीशन नहीं दिए थे। अगर ये एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर रहा था, तो आइसोटोप्स बताओ क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, क्या, ठीक है। अब डिफरेंट एटॉमिक मास है, तो इसको अगर ये एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज कर रहा है, तो इसको एटॉमिक मास भी अलग अलग रखना चाहिए सारे आइसोटोप्स का, लेकिन इसने ये काम नहीं किया था, यहाँ ये फंस गया, ठीक है। तो इसने आइसोटोप के लिए अलग पोजीशन नहीं, सबको एक में ही, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, सबको एक ही, सारे आइसोटोप को एक में ही इंक्लूड कर दिया था। लेकिन इसको क्या करना चाहिए था, अलग अलग करना चाहिए था, क्योंकि इसका तो बेसिस ही एटॉमिक वेट था, ठीक है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं वो, नहीं आइसोटोप का पता था, लेकिन वो उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए, अब क्या करते हैं, साइंटिस्ट है ना, इसने पीरियोडिसिटी का कॉज, द एक्चुअल रीजन ऑफ क्यों कोई एलिमेंट अपना जो है वो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है, वो उसने नहीं बताया, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिमेरिट क्या हो जाएगा, सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस व्हाइल डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन। इसका क्या मतलब है, अगेन मैंने बोला कि ही वाज अ साइंटिस्ट, उसने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसको प्रूव करना था, ठीक है। और प्रूव करने के लिए वो क्या कर रहा था, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको भी सेम पोजीशन पे रख दिया था, ताकि उसका हमें ये दिख सके कि वो प्रॉपर्टी रिपीट कर रहे हैं। और जो डिसिमिलर एलिमेंट, जो एटम्स, दो एटम्स थे जिनकी कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, उनको भी साथ में प्लेस कर दिया था, उसको अपना एटॉमिक वेट वाला जो अपना थ्योरी है वो प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो डिमेरिट था, द एटॉमिक एलिमेंट्स विद लेस एटॉमिक मास, ठीक है, जो एलिमेंट्स थे जिनका मास क्या था, कम था, उनको क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को उसने क्या किया था, साथ में रख दिया था, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि एलिमेंट्स विद लेस एटॉमिक मास शुड कम फर्स्ट, बट मोर एटॉमिक मास क्या होने चाहिए। अब एलिमेंट्स किसको वेट, एटॉमिक वेट के बेसिस पे कर रहा है, तो कम वाला पहले आना चाहिए और ज्यादा एटॉमिक वाला बाद में आना चाहिए। लेकिन इसने बहुत जगह ऐसे किया था कि ज्यादा वाले को पहले रख दिया था, जैसे कि आपका आर्गन, आर्गन हो गया, और ये क्या है आपका, पोटेशियम है, ठीक है। तो कौन है इसमें ज्यादा एटॉमिक मास वाला, आर्गन है ना। लेकिन इसने क्या किया था, आर्गन को पहले रख दिया था और पोटेशियम को बाद में रखा था, ठीक है। अगेन इसको भी टेलुरियम और आयोडीन में भी इसने टेलुरियम को पहले रख दिया था, आयोडीन को बाद में रख दिया था, इसमें भी। अब इसको याद करने के लिए देखो, आमिर, करीना,
किस में थे? 3 इडियट्स में थे, पर कोई नहीं। ठीक है, नहीं नहीं घटा नहीं। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा, इसको हमें ऐसे याद रखना क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मेंडलीव पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि उसने किस एलिमेंट के लिए किसके नीचे क्या स्पेस छोड़ा था, और फिर किस किस एलिमेंट्स का उसका डिमेरिट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं बोली मेंडलीव का जो है वो आप डिमेरिट भी अच्छे से पढ़ेंगे कि उसने कौन कौन से एलिमेंट को प्लेस किया था किसके आगे। ठीक है, और इसके और कौन से ड्रॉबैक थे। अब आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम सारा अभी तक हमने जो पढ़ा था। चलो बताओ। शुक्र नहीं है, अभी ये एग्जाम में आएगा और उसके बाद फिर पता लगेगा कौन कौन सा था। बताओ, सबसे पहले कौन आया? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने क्या बोला? उसने एलिमेंट्स को सिर्फ हाइड्रोजन से बना दिया। ये सबसे शाना था। इसने बोला कि हाइड्रोजन और उसका आइसोटोप टोप से सारे बन जाएंगे। ठीक है, मैं भेज दूंगी नोट्स, लेकिन आपने सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक ही बनाना है उसमें, या मैं जहां तक बताऊंगी वहां तक बनाना है। अभी छोड़ो, मैं उसके साथ साथ में नोट लिख दूंगी। उसके बाद कौन आया प्राउस्ट के बाद? लेवोइजियर। लेवोइजियर ने किसके बेसिस पे किया? मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पे। तीसरा साइंटिस्ट कौन है? डोब्राइनर। डोब्राइनर जिसने अपना लॉ ऑफ ट्रायड दिया। ट्रायड का क्या मतलब है? 3 के सेट में अरेंज किया सच दैट मिडल वाले का जो एटॉमिक वेट था वो टर्मिनल वाले के एवरेज में आ रहा था। ठीक है, फिर कौन आया? न्यूलैंड ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। ठीक है, वही सारे गामा पाधा निसा। ठीक है, सबका आपने क्या करना है? सबने किस बेसिस पे किया था? डोब्राइनर ने किस बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। न्यूलैंड ने किस बेसिस पे किया था? इसने भी एटॉमिक मास के बेसिस पे। लेवोइजियर ने किस पे किया था? मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर पे। ठीक है, प्राउस्ट ने तो सिर्फ हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि बेसिस क्या था और फेल क्यों हो गया था। डीमेरिट मतलब उसका रीजन ऑफ फेलियर, और मेरिट। मेरिट तो हमने बेसिकली दो सब में ही देख लेना, न्यूलैंड में भी देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कौन आया? लोथर मेयर। लोथर मेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, जिसने ग्राफ के रूप में हमें समझाने की कोशिश की थी। इसने भी एटॉमिक मास तो लिया था, लेकिन बेसिस क्या इसने बोला था कि एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट पे किया था, और जिसमें से भी इसने जो हमारा एक्चुअल जो इसने पीरियोडिक फंक्शन बोला था वो बोला था एटॉमिक वॉल्यूम को। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स हो गया था और ये कंफ्यूजिंग हो रहा था और इतने प्रैक्टिकल यूज का नहीं था, इसलिए ये फेल हो गया था। नेक्स्ट कौन आया? मेंडलीव। तो मेंडलीव का इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 7 पीरियड इसने क्या क्या किया था, इसके मेन की फीचर्स हमें याद रखने हैं। मेंडलीव का एक तो हमें की पॉइंट्स याद रखना है। की पॉइंट्स क्या थे इसके? कि इसने किस बेसिस पे किया। बेसिस क्या था इसका? एटॉमिक मास। ठीक है, बेसिस इसका था एटॉमिक मास। और इसने क्या बोला था? जो देखो, जो लॉ होता है ना उसको लॉ के रूप में ही हमें याद रखना होता है, मतलब एज इट इज याद रखना होता है। तो इसने लॉ जो दिया था उसने क्या बोला था? मेंडलीव लॉ क्या बोला था? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या बोल रहा था? कि physical and chemical properties of elements, physical and chemical properties of elements are periodic function। इसने एक वर्ड यूज किया था, periodic function of their atomic mass या weight। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये इसने लॉ दिया था। की फीचर क्या था इसका? कि इसने पहला बार कोई साइंटिस्ट किसने किया था? टेबुलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंटेशन बताया था पीरियोडिक टेबल का। ठीक है,
तो इसने क्या बोला था, इसने पीरियड्स और ग्रुप में डिवाइड किया था, इसने 7 पीरियड्स बताए थे और ग्रुप्स को इसने 0 मतलब 8 ग्रुप्स थे टोटल, जो किस में थे, रोमन नंबर में थे, ठीक है। और ये क्या थे आपके न्यूमेरिक फॉर्म में थे और ग्रुप्स क्या थे आपके रोमन नंबर में थे। ऐसे कब तक होगा मतलब, स्क्रीन पे जब तक कुछ समझने वाली चीज नहीं आती तब तक कैसे ही होगा, ठीक है। अब देखो की फीचर्स क्या थे इसके, की फीचर्स थे इसके क्या बताओ। इसने 7 पीरियड्स दिए थे और 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स बनाए थे। जो पीरियड्स थे वो हॉरिजॉन्टल वाले थे और ये वर्टिकल वाले थे, ठीक है। और बोर्ड पे बहुत टाइम लग जाता है इसमें, इसमें आप लोगों को सामने सामने दिख रहा है, अब मैं ये सारे इतनी कलाकृति बनाऊंगी आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जो पीरियड्स थे उसने क्या बोला था, हर ग्रुप को इसने 0 से लेके 8 तक इसने ग्रुप बनाए थे और 0 और 8 को छोड़ के बाकी सारे ग्रुप्स को ए और बी पार्ट में इसने डिवाइड किया था। जो ए पार्ट था वो क्या बता रहा था हमारा, हाँ अल्कली मेटल्स, ठीक है। और बी क्या बता रहा था कि वो मतलब अल्कली मेटल्स एस और पी ब्लॉक बता रहा था कि एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो या तो एस में जा रहा है या फिर पी में जा रहा है, जबकि जो बी वाले थे वो कौन से थे, डी ब्लॉक वाले थे, ठीक है। और 7 पीरियड्स इसने दिए थे। बाकी हमने इसका ड्रॉबैक और इसका मेरिट क्या था, मेरिट था कि इसने बहुत थोड़ा सिस्टमैटिकली इसने बताया था और इसने स्पेस छोड़ दिया था जो एलिमेंट्स नोन नहीं थे उनके लिए। किसके किसके लिए स्पेस छोड़ा था, गैलियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, सीसा था, कौन था, जर्मेनियम के लिए छोड़ा था,